नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती पर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। वहीं उपचुनाव से पहले ट्रांसफर पर भी सियासी बवाल मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी पीडीए से घबरा गई है। और अगली बड़ी खबर बीजेपी से जुड़ी हुई है। आज दिल्ली में बीजेपी की अहम और बड़ी बैठक हुई है। अगली खबर, सीएम योगी ने एक बार फिर चाचा भतीजे पर सियासी प्रहार किया है। जबकि आखिरी खबर हॉकी टीम के खिलाड़ियों के सम्मान से जुड़ी हुई है। लखनऊ में कल सीएम योगी शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द होने और हाईकोर्ट के आदेश पर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने पर चर्चा हो सकती है। दरअसल हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती को रद्द कर नई मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा है। इसके बाद शिक्षा विभाग के मंत्री अधिकारियों के साथ सीएम की यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। तो शिक्षक भर्ती मामले पर यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल लखनऊ में शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक होने जा रही है। और अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मेरिट लिस्ट फिर से जारी करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने जनरल कैटेगरी की मेरिट में आने पर रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी को सामान्य में रखने का आदेश दिया है। रिजर्व कैटेगरी के 6,800 अभ्यर्थियों की चयन सूची खारिज करने का आदेश जारी होगा। हाईकोर्ट ने 1 जून 2020 को जारी लिस्ट और 5 जनवरी 2022 को 6,800 अभ्यर्थियों की लिस्ट को दरकिनार कर नए सिरे से लिस्ट बनाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने 3 महीने में नई सूची जारी करने को कहा है। बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने पूरी भर्ती पर सवाल उठाते हुए 19,000 पदों पर आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया था। तो 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरक्षण को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे थे। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर जमकर सियासत हो रही है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की बात साबित हुई है। नई लिस्ट पर पूरी तरीके से निगाह रखेंगे। एसपी सांसद डिंपल यादव ने भी कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। ये लड़ाई बहुत लंबी लड़ी है और जहां मैं कोर्ट का धन्यवाद देता हूं, कोर्ट ने संज्ञान लिया, कोर्ट का धन्यवाद देते हैं। वहीं सरकार को भी अधिकारों को नहीं छीनना चाहिए। जो अधिकार संविधान से मिले हैं उन अधिकारों को सरकार न छीने और जो 3 महीने में मुझे उम्मीद है जो संघर्ष रहा है पिछड़ों का वो कामयाब हो। ये अच्छी बात है कि हाईकोर्ट के इंटरवेंस की वजह से अब ये भर्तियां फिर से होंगी और जिसको हक सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए जो संविधान के माध्यम से, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार इतने लोगों पे डंडे और लाठियां बरसाई गई तो ये सभी उन सभी की जीत है और ये पूरे प्रदेश की भी जीत है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक उम्मीद जागी है। अब वहीं कोर्ट के फैसले पर टीचर्स ने क्या प्रतिक्रिया दी है, यह भी आपको सुनाते हैं। अब बड़ा फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत सिलेक्शन लिस्ट को अब रद्द कर दिया गया है और कोर्ट ने नए सिरे से इसमें अब एक तरह से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। जिस तरह से इसमें आरक्षण की अनदेखी की गई थी ओबीसी और दलितों की, उसको लेकर ये चैलेंज किया गया था और अभी इस फैसले से तमाम अभ्यर्थी जो इस भर्ती में शामिल थे वो खुश हैं। और प्रयागराज में हमारे साथ तमाम अभ्यर्थी हैं जिनसे हम सीधे तौर पर बात करेंगे और उनका रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या नाम आपका और सबसे पहली प्रतिक्रिया कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार है, हम मऊ जनपद से हैं और हमारी ये प्रक्रिया है कि न्यायालय के डबल बेंच से जो हम लोगों के पक्ष में आदेश आया है इसका हम लोग सहर्ष स्वागत करते हैं और स्वागत योग्य जो पिछड़ों दलितों के लिए एक नजीर बन के ये आदेश आया है। इसको लेकर आप लोगों को लड़नी पड़ी? जी, मेरा नाम राकेश है। बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। 6 वर्षों से हम लोग लड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना दिए, माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ धरना दिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ धरना दिए, माननीय अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ धरना दिए हम लोग। और बाकी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई, उससे साबित हुआ कि आरक्षण घोटाला हुआ है। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं?
इस फैसले नाम से क्या है पहले नाम? मेरा नाम लक्ष्मीकांत है। इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। जो फैसला आया है बहुत ही अच्छा आया, बहुत संघर्ष और मेहनत के बाद आया है और आशा और उम्मीद है कि सरकार हम लोगों को जल्द से जल्द विद्यालय पहुंचाएगी। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम पिछड़े दलितों के साथ हैं, किसी प्रकार का किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देंगे। तो आज ये कर दिखाने का भी मौका आया है, जो एक अवसर के रूप में है। हम लोगों को 2020 में ही रिजल्ट रिजल्ट आया, उसके बाद ही मालूम हो गया कि इसमें गड़बड़ियां हुई। तो लगातार संघर्ष करते रहे। अब इस फैसले के बाद क्या लगता है आपको? इस फैसले के बाद हमें लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने हम लोग जल्दी से जल्दी नियुक्ति देंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी नियुक्ति मांगे। क्या लग रहा है आपका? कोर्ट का जो फैसला आया है कि 3 माह में संशोधित रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया गया है, सरकार अब इस पर अमल करेगी, उम्मीद है? यस, ये तो जरूर लग रहा है कि सरकार इस पर अमल करेगी, क्योंकि पिछड़ा वर्ग जो सरकार में मंत्री हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, उसके बाद अरुण राजभर जी हों, इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम हो, उन लोगों को मतलब जो ट्वीट आया है वो हम लोगों के मतलब पक्ष में आया है। लखनऊ में भी अभ्यर्थियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि 4 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, सरकार उनकी भी व्यवस्था करे। वही बात कही जो बातें हम कह रहे थे, जो हमारी प्रेयर थी उसको उन्होंने लागू करते हुए ये कह दिया है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि आप दोबारा पूरी प्रक्रिया बनाइए और उत्तर प्रदेश आरक्षण सेवा अधिनियम 1994 के जितने भी प्रावधान हैं उनका पालन करते हुए एक एक व्यक्ति को नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। कोई भी गलत व्यक्ति नहीं नियुक्त होना चाहिए और जो सही लोग हैं वो बाहर नहीं होने चाहिए। अब इसमें एक खतरा और उत्पन्न होकर आया है कि जो लोग 4 साल से नौकरी कर रहे हैं तो उनके नौकरी पर संकट आया है। तो हम लोग ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि आज चूंकि जानकारी ये मिल रही है कि मुख्यमंत्री जी इस मामले को लेकर कोई बैठक कर रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके लिए भी सरकार कोई रास्ता निकालेगी, क्योंकि कोर्ट ने ये कहा है कि जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उनको इस सेशन तक डिस्टर्ब ना किया जाए और इस सेशन के बाद उनके बारे में फैसला किया जाए। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी और हमें हमारा हक देगी और जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं उनको भी सुरक्षित करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगी। 6 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे थे, सबके पास जा रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था, लेकिन माननीय न्यायालय ने हमको न्याय दिया है। तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमको हमारा हक अवश्य देगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया। शिक्षक भर्ती केस में हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया गया है। सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम है, केशव मौर्य ने इस बात को कहा है। पिछड़ा और दलित वर्ग के पात्रों की जीत। केशव मौर्य ने इस बात को कहा कि अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया गया है। जो फैसला आया है उसका स्वागत है और अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिला। अच्छा, क्या सरकार इसके खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, आश्वासन है? अभी कुछ कहना, अभी इसमें मेरी बैठक नहीं हुई है। अभी मैं चूंकि आज कल फैसला आया है, आज मैं प्रयागराज के दौरे पे हूँ, लेकिन बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, ये ऐसा सरकार का विचार भी है और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव और शिवपाल पर बड़ा वार। पहले नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश और शिवपाल पर बड़ा वार किया है। पहले नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे, अब कोई वसूली नहीं कर सकता। यूपी में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। अब पारदर्शी तरीके से भर्तियां हो रही हैं। तो चाचा और भतीजे पर वार किया है। प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागिर्दी होती थी, अव्यवस्था फैलती थी, माफिया हावी थे, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं था। आज वही उत्तर प्रदेश निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। कानून व्यवस्था का मॉडल बनाने में सफल हुआ है। सर्वाधिक सरकारी नौकरी देने वाला राज्य के रूप में आया है। सर्वाधिक रोजगार सृजन वाले राज्य के रूप में आगे बढ़ा है। और बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं अपने युवाओं को कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जाएगी। वह समय गया जब नौकरी निकलती थी और चाचा और भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे, उनका गैंग वसूली के लिए निकल पड़ता था। बहनों और भाइयों, आज कोई आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। अगर कोई करने का दुस्साहस करेगा तो आप मान करके चलिए कि उसकी पूरी संपत्ति को जब्त करवा करके
उसको गरीबों में वितरण करने का काम करवा देंगे। यहां पर चाचा भतीजे पर नौकरी के नाम पर वार किया योगी आदित्यनाथ ने, वो हम आपको सुनवा रहे थे। अखिलेश यादव पर बड़ा वार किया है। पहले चाचा भतीजा वसूली करते थे, अब कोई वसूली नहीं कर सकता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अखिलेश यादव का खेल खत्म हो चुका है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर अखिलेश यादव ने अपनी पंचर साइकिल में हवा भर ली थी, लेकिन अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल नष्ट होगी और साइकिल से अफवाही जाएगी। यादव जी का खेल खत्म हो चुका है। झूठ बोल करके उनकी साइकिल जो पंचर थी उसमें हवा भर लिया उन्होंने लोकसभा के 2024 के चुनाव में। अब साइकिल नहीं चलेगी, अब साइकिल पंचर होगी, साइकिल भ्रष्ट होगी, साइकिल से अफवाही जाएगी। आपके लिए कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से कहा है कि ये इन अभ्यर्थियों की जीत है, अपनी ही सरकार के उस पर आप सवाल खड़े श्री अखिलेश यादव जी 2 धारी तलवार लेके चलते हैं तो हम 4 धार की तलवार लेकर के चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी दूसरी बार मिल्कीपुर विधानसभा पहुंच रहे हैं। उपचुनाव के मद्देनजर सीएम योगी ने मिल्कीपुर सीट की कमान संभाली हुई है। मुख्यमंत्री कल सुबह 10:25 पर कुमारगंज के आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां मुख्यमंत्री करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। परिसर में लग रहे रोजगार मेले का भी उद्घाटन होगा। मेधावी छात्रों को टैबलेट और लैपटॉप का वितरण होना है। सीएम योगी के दौरे के मद्देनजर भाजपा जिलाध्यक्ष, डीएम और एसएसपी ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जो भी वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम रहते हैं उन सबकी डिटेल्स की भी गोपनीय होती है, तो उस संबंध में मैं कोई जानकारी आप लोगों से शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाँ, ये जरूर कह सकता हूँ कि जनपद अयोध्या में विभिन्न समय में जो भी वीवीआईपी कार्यक्रम होते हैं उसमें सुरक्षा श्रेणी के अनुसार पुलिस बल लगाया जाता है। जो भी आयोजन होते हैं उनमें मुख्यालय से जो हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होता है उनको लेकर के व्यापक पुलिस व्यवस्था तैयार की जाती है। बाकी जो रोजगार मेला और अन्य डिटेल्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, लेकिन वीवीआईपी के मूवमेंट या उनके सुरक्षा के संबंध में जितनी भी डिटेल्स होती हैं वह गोपनीय रहती हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार पीडीए के लोगों से घबराई हुई है। अखिलेश यादव ने उपचुनाव वाले जिलों से अधिकारियों के तबादले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है कि ये जो गवर्नर लोग दिल्ली से अपॉइंट हुए हैं वो प्रदेश सरकारों को चलने नहीं दे रहे हैं, जो उनके अलग वाले दल की सरकार अगर है। और आप सोचिए, आप याद कीजिए एक समय कि गवर्नर हाउस से ये बात कही जाती थी कि समाजवादी सरकार में इन जातियों की पोस्टिंग, इन जातियों को डीएमएसपी बनाया जा रहा है, लेकिन वो सच्चाई नहीं थी। आज बताओ कोई गवर्नर है कि नहीं है? किसी जिले में कोई पूछा जा रहा है? और आपने तो खुद ही सवाल मुझसे पूछा कि जहां 10 उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जानबूझ करके कि मुस्लिम कौन है, यादव कौन है, उनके ट्रांसफर कर दिया, हटा दिया उनको। ये सरकार घबराई हुई है पीडीए के लोगों से, उसी की घबराहट आपको दिखाई दे रही है सत्ता में। आगे बढ़ते हैं। मेरठ में एक 2 साल की बच्ची का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई। बच्ची मां बाप के साथ ही सो रही थी। इसी बीच आरोपी घर में घुसकर उसे उठा ले गया। बच्ची का शव नाले में मिला है। परिजनों ने मासूम के साथ रेप का अंदेशा जताया है। इस घटना का एक सीसीटीवी भी सामने आया। दरअसल आरोपी ने बच्ची का पहले अपहरण किया, इसके बाद परिवार वाले आरोपी के पीछे पीछे भागे। आरोपी ने खुद को बचाने के लिए बच्ची को नाले में फेंक दिया। इस घटना में बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची के साथ दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने बच्ची के शव को नाले से निकाला और मोर्चरी भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। एसपी सिटी के मुताबिक बच्ची का नाले में शव मिला है। दुष्कर्म और हत्या जैसे तमाम आरोपों की जांच की जा रही है। कल देर रात थाना सदर बाजार के योगेंद्र हाट क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा 2 साल की बच्ची जो अपने माता पिता के साथ सो रही थी उसको दुराशय से उठाकर ले गया था। जैसे ही परिजनों को पता चला कि बच्ची उनकी मिसिंग है, उन्होंने इसका पीछा किया। इस व्यक्ति द्वारा नाले के पास जाकर उस बच्ची को हत्या की नीयत से उसको नाले में फेंक दिया गया। परिजनों द्वारा उसको निकाल के उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। बच्ची के बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके बाद जैसा भी इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। और इस व्यक्ति जो ये 20 साल का है, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है।
आगे बढ़ते हैं। खबर हाथरस से है। युवक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। मृतक ने पत्नी को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट के मुताबिक मृतक की पत्नी का किसी और से अफेयर था। महिला बार बार तलाक की धमकी दे रही थी। मृतक पर झूठा केस भी कराया हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतक का नाम संजय है, जिसकी उम्र 28 साल थी। संजय का पिछले साल ही उसकी शादी हुई थी। घटना सादाबाद की है। लखनऊ से खबर है, जहां पर माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गे की संपत्ति कुर्क की गई है। गाजीपुर पुलिस प्रशासन के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य रियाज अंसारी की संपत्ति कुर्क हुई है। वर्तमान में गाजीपुर में जिला पंचायत सदस्य रियाज अंसारी इस प्लॉट की कुर्की हुई है और रियाज अंसारी की पत्नी निखत अंसारी के नाम पर है। जिस प्लॉट को कुर्क किया गया है उसकी कीमत 50 लाख रुपए है। फैजुल्लागंज के रहीम नगर का यह पूरा मामला है। वार्ड नंबर फैजुल्लागंज, मोहल्ला रहीम नगर, डिडौली, जनपद लखनऊ पे खसरा संख्या 198 का। आगे बढ़ते हैं। नोएडा से खबर है, जहां पर प्रशासन ने 8 डंपर सीज किए हैं। जिला प्रशासन, परिवहन, खनन और पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई हुई है। ओवरलोड और खुले में निर्माण सामग्री ले जाने पर एक्शन हुआ है। परिवहन विभाग ने 5,65,000 का जुर्माना लगाया है। ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट सस्पेंड करने की भी कार्रवाई हुई है। थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में ये ट्रक सीज किए गए हैं। आगरा में ब्लैकमेलिंग से परेशान एक युवक के फांसी के फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामला थाना शमशाबाद क्षेत्र के नयाबाज चौराहे का है। परिवार ने मृतक के ताऊ के बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपी 5 लाख की डिमांड कर रहा था। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर बरेली से है, जहां पर एक युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दरअसल प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतक के परिवार ने लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल लड़का और लड़की फरार था। 16 अगस्त को लड़की को तो बरामद कर लिया गया, मगर युवक कहीं नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच में लगी है। मामला शीशगढ़ थाना क्षेत्र का है। मौके पर पुलिस पहुंची, फोरेंसिक टीम की भी मौके पर पहुंची, सबको उतरवाया गया, जिसकी पहचान सूरजपुत्र पप्पू गढ़ी निवासी थाना शीशगढ़ के रूप में हुई। इनकी उम्र 25 वर्ष है। इस संबंध में थाना शीशगढ़ और परिवारीजनों से जानकारी प्राप्त हुई कि 14 अगस्त को एक अभियोग 180/24 धारा 137 BNS के अंतर्गत थाना शीशगढ़ पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें 16 अगस्त को लड़की की बरामदगी कर ली गई है। लड़की के बयान कर वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया। कॉल डिटेल्स के आधार पर मृतक अभियुक्त सूरज का नाम प्रकाश में आया था। वाराणसी में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। लंका और चितईपुर थाने की पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है। बता दें कि ज्वेलरी शॉप के मालिक पर बदमाशों ने हमला किया था। खबर आगरा से है। यमुना के नहाते समय 2 सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि मृतक के चाचा को गोताखोरों ने बचा लिया। चाचा और दोनों भतीजे यमुना में नहाने के लिए गए थे, तभी तेज बहाव होने के चलते तीनों डूबने लगे। दरअसल शुक्राबाद के रहने वाले 2 भाई अपने चाचा और परिवार के साथ बटेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद चाचा और दोनों भतीजे यमुना में नहाने चले गए। खबर संभल से है। डायरिया के मरीज बढ़ने से स्वास्थ्य विभाग टेंशन में है। जुनावई ब्लॉक के सिमरई गांव में डायरिया से अब तक 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 लोग बीमार हैं। गांव में भीषण गंदगी है। सड़क पर पानी बह रहा है। पानी में मच्छर पनप रहे हैं। गोरखपुर में कुत्तों का आतंक है। कई लोग कुत्तों के हमले में घायल हो चुके हैं, लिहाजा आवास विकास कॉलोनी में रहने वाले लोग भी दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि कुत्तों के अलावा भी छुट्टा पशुओं की भी तादाद बढ़ गई है, जिसकी वजह से हमले हो रहे हैं।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर अयोध्या के साधु संतों ने धार्मिक अनुष्ठान के जरिए ईश्वर से प्रार्थना की है। साथ ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी हिंदुओं को बचाने के लिए अपील की। साधु संतों ने बगलामुखी मां भगवती की आराधना कर हवन और यज्ञ किया। इसमें लगभग 2 दर्जन से ज्यादा साधु संत शामिल हुए। राम भक्तों की सुविधा को लेकर एक और बड़ा कदम राम मंदिर ट्रस्ट ने उठाया है। भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट अपनी खुद के प्लेटफॉर्म के जरिए भगवान रामलला की प्रमुख आरतियों का सीधा प्रसारण करेगा, ताकि राम भक्त घर बैठे रामलला की आरती से जुड़ सकें। बता दें कि अभी भगवान रामलला की 4 प्रमुख आरतियां होती हैं, जिनमें सुबह मंगला आरती और श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती और शाम को संध्या आरती और रात को शयन आरती। अब ट्रस्ट 3 प्रमुख आरतियों का सीधा प्रसारण करने की तैयारी में है। ट्रस्ट अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है। हमारे यहाँ जो प्रमुख आरती रामलला की हो रही है, उसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। कि हम अपना पर्सनल एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे और जिसमें कि जो हमारी आरतियां होती हैं उनका प्रसारण करेंगे, जिससे कि आदमी हमारा जो लिंक है उसको खोल करके जब चाहे तो आरती का दर्शन लाइव भी कर सकता है और बिना लाइव भी कर सकता है। तो उसके लिए क्या वहाँ किया जाता है? तो जो उसमें इक्विपमेंट लगाएंगे, जो उसके लिए कैमरे वगैरह और जो सामान की जरूरत है वो लगा करके उसको प्रारंभ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पर पुलिस ने एक चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो सब्जी की आड़त पर काम करता है, जहां से उसने 50,000 रुपए ब्याज पर कर्ज ले रखा है, जिसे चुकाने के लिए उसने चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस की माने तो इस आरोपी के ऊपर कोई अन्य मुकदमा दर्ज नहीं है। दरअसल नई मंडी कोतवाली में आरोपी ने एक महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गया था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामले की संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया और जो सीसीटीवी कैमरा और अन्य चीज़ें थी उस पर काम किया गया और लोकल इंटेलिजेंस पे काम करते हुए विद इन 12 to 18 आवर्स, 12 से 18 घंटे में पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ लिया। इसका नाम शुभम कश्यप है और ये कोतवाली का रहने वाला है। इसके द्वारा सुबह सीमा गुप्ता जी के साथ में चेन स्नैचिंग की गई थी और इसके पास से बाइक और जो चेन इसने लूटी थी वह बरामद हुई है। रक्षाबंधन पर्व पर राज्य सरकार ने महिलाओं को इस साल भी रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। ये सेवाएं 18 अगस्त की आधी रात से 19 अगस्त की आधी रात तक जारी रहेंगी। इसके लिए परिवहन निगम की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोगों को कोई असुविधा न हो, इसके लिए कर्मचारियों, ड्राइवर और कंडक्टर की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। इस दौरान ड्यूटी करने वाले ड्राइवरों को, कंडक्टरों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। रक्षाबंधन पर्व पे परिवहन निगम ने पूरी तैयारी कर रखी है। हमारी जो बसें हैं वो हमारी महिला यात्रियों के लिए 18 तारीख की मध्य रात्रि से 19 तारीख की मध्य रात्रि तक, यानी 24 घंटे की फ्री सर्विस रहेगी 18 अगस्त से 19 अगस्त तक। तो ये 24 घंटे में जो भी महिला यात्री हमारे बसों से यात्रा करेंगी उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर फ्री यात्रा कराया जा रहा है। और इसमें जो भी यात्रा करेगा उसको जो है हम लोग 0 वैल्यू का टिकट निर्गत करेंगे।